हो रहा है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हाई होता है, और किससे हाई? प्योर मेटल से। प्योर मेटल जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो, या इंडस्ट्रियल कंपाउंड बना रहा है, तो जैसे अभी हम लोग पढ़े Fe3H, ठीक है, Fe3H, तो ये एक इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हायर होगा किससे? आयरन से। आयरन प्योर मेटल जैसे ले लिए, उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? इस कंपाउंड का, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्योर, और ये सब जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, है ना, काफ़ी हार्ड होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड सब जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है, क्लियर। और इन सब का जैसे कंडक्टिविटी, जैसे मेटल कंडक्टिविटी शो करता है, वैसे ही ये सब भी जो है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो दे शो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। जैसे मेटल का जो कंडक्टिविटी होता है उसी हिसाब से इन लोगों का भी कंडक्टिविटी होता है। और जनरली ऐसे जो एलिमेंट कंपाउंड्स होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, वो सब इन जनरल जो है वो केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहता है, केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में, जो मेन पॉइंट सब है वो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो डी ब्लॉक का एलिमेंट शो करता है वो क्या है? वो है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। तो एलॉयज होता क्या है? एलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर किसका? होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स भी उसमें हो सकते हैं मिले हुए, जैसे स्टील वगैरह एलॉय है तो उसमें मेटल्स मेनली होता है, और थोड़ा बहुत नॉन मेटल कार्बन वगैरह भी होता है। तो मेनली वो क्या है? मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक बराबर का। तो अब यहाँ पे जैसे सपोज कि अभी जैसे मैं बताया कि मान लेते हैं कोई मेटल है, उसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से सपोज, है ना। तो अब होमोजेनियस मिक्सचर, कोई दूसरा मेटल हम जब इसमें डालेंगे और उसका होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, है ना, उसका होमोजेनियस मिक्सचर मान लीजिए बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये सब जो है सपोज करते हैं कोई भी जैसे कि ए मान लेते हैं, ए मेटल है कोई, अब बी मेटल भी हमको इसमें मिलाना है तब वो एलॉय बनेगा। तो बी का साइज़ और ए का साइज़ लगभग में बराबर होगा, तब ना यहाँ से ए हट करके यहाँ पे बी आ जाएगा, उस स्ट्रक्चर पैटर्न को मेंटेन करके रख पाएगा, समझे। तो इसलिए एलॉय बनने के लिए, चूँकि वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, तो ये जो मेटल एटम यहाँ पर है उसका साइज़ और इसका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहीं कहीं बी का डाल देंगे, बी का कहीं कहीं ए का भी रहेगा, कहीं कहीं बी का भी रहेगा। तो उसके लिए साइज़ का लगभग बराबर होना ज़रूरी है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक फेनोमेना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सुने भी थे, ये भी है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके चलते क्या होता है, साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है मेटल्स का। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है उसके साइज़ में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होने के चलते क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ हो जाता है दो डिफरेंट मेटल्स। तो इसलिए दो डिफरेंट मेटल्स का फिर होमोजेनस मिक्सचर बनना आसान होता है। और इसी रीज़न से जो ये है डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है या मेटल्स भी कहें, तो डी ब्लॉक का जो मेटल्स है वो सब होमोजेनस मिक्सचर आसानी से बना लेता है, और आसानी से होमोजेनस मिक्सचर बनाता है, इसका मतलब एलॉय आसानी से बन जाता है,
जैसे कुछ एलॉय अगर आपको नाम याद होगा तो क्या, जैसे कि एलॉयज का कुछ नाम, जैसे ब्रास, जरूर जूनियर क्लास में नाम सुने होंगे, ब्रास, ठीक है। तो जैसे ब्रास जो होता है वो क्या है, कॉपर और जिंक का एलॉय है। तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। ब्रॉन्ज, मैं एक दो एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का है, ठीक है। तो कॉपर भी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मिलाकर के होता है या डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है ना। तो बहुत सारा और भी एलॉयज है, तो बहुत सारे एलॉयज जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज होते हैं बनाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है, इसलिए वो आराम से क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में उसके लैटिस पॉइंट पे फिट बैठ सकता है, और इसलिए होमोजेनस मिक्सचर आसानी से बन जाता है, और इसलिए एलॉयज भी आसानी से बन जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ कंपाउंड पे आएंगे, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। तो पहला है प्रिपरेशन, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको जो बनाते हैं पहला स्टेप, उसमें हम लोग क्रोमाइट ओर मेनली यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्रोमाइट ओर, एक मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, FeCr2O4, ये क्रोमाइट ओर है ना, क्रोमाइट ओर। तो क्रोमाइट ओर को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवा देते हैं और ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस तो कर लेंगे हम लोग बाद में। तो उससे हम लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ पर क्रोमेट मिलता है ना, सोडियम क्रोमेट। तो जैसे Na2Cr O4, ये हो गया सोडियम क्रोमेट, और प्लस क्या मिलता है, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 और CO2, तो ये हो गया सोडियम क्रोमेट। तो पहला स्टेप में क्या करना है हमको, क्रोमाइट ओर को ऑक्सीडाइज करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट डाल करके, तो हम लोगों को सोडियम क्रोमेट मिलता है। अच्छा, यह मैंने लिख ही दिया सोडियम क्रोमेट। तो क्रोमाइट ओर को किस में कन्वर्ट किए, क्रोमेट में कन्वर्ट किए, ठीक है। और फिर उसको हम लोग एसिडिक मीडियम से पास करवाते हैं, किसको, सोडियम क्रोमेट को। तो वो जो सोडियम क्रोमेट है, इसको हम लोग एसिडिक मीडियम से पास करवा देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, हम लोगों को मिल जाता है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है, Na2Cr2O7। ये स्टेप्स ध्यान में रखना है, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट, ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट, ये सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट, और वो हो गया सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो क्रोमाइट और सोडियम क्रोमेट, क्रोमाइट और से मिल गया सोडियम क्रोमेट, और सोडियम क्रोमेट से हम लोग क्या मिला, ले आए सोडियम डाइक्रोमेट। ऐसे स्टेप याद रखना है। और अब क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो सोडियम को हटा के पोटेशियम लाएंगे। थर्ड स्टेप पे वही काम करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, इसको पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे, है ना। तो Na2Cr2O7, इसको पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा दिया, तो क्या हो जाएगा, सोडियम इधर आ जाएगा, पोटेशियम इधर आ जाएगा, ठीक है। पोटेशियम इधर आ जाएगा, सोडियम इधर चला जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड मिल गया, और फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया, है ना। तो 3 स्टेप में पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हम लोग को 2 कंपाउंड पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, उसको पहले हम लोग बनाते कैसे हैं, तो बनाते हैं पहले क्रोमाइट और लिए, उसका ऑक्सीडेशन कराया, सोडियम क्रोमेट बनाया, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाया, और सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा करके क्या बना लिए, पोटेशियम
डाइक्रोमेट। तो इस तरह से हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करते हैं। ये स्टेप्स आपको याद रखना होगा ना, रिएक्शंस जो है तीन, याद क्या रखना है, तीन स्टेप में तीन रिएक्शंस ध्यान रखना है और उसी को फिर अपना लैंग्वेज में थोड़ा लिख देना है। हालांकि आता कम है ये सब फिर भी याद रखने के लिए ऐसे करना है। ओके, तो ये हो गया प्रिपरेशन की बात। अब हम लोग जरा सा इसमें बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। मैंने अभी बताया दो कंपाउंड्स देखना है हम लोग को। तो पोटेशियम परमैंगनेट, इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे कराते हैं? तो इसका प्रिपरेशन हम लोग पायरोलुसाइट, एक और होता है जैसे MnO2, इसको हम लोग पायरोलुसाइट, ये एक और का नाम है, मैंगनीज का और, उससे हम लोग जनरली बनाते हैं। तो कैसे? इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ये पहला स्टेप है, ये मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ। ओके, प्रिपरेशन। तो पायरोलुसाइट और जो है उसको हम लोग बेसिक मीडियम में क्या किए, ऑक्सीडाइज कर दिए। तो ऑक्सीडाइज कर दिए तो हम लोग को क्या मिल गया, पोटेशियम मैंगनेट मिलता है हम लोग को इसमें। ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शंस को, फिर बैलेंस आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो ये MnO2 और ये क्या बन गया, पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4। अब जो पोटेशियम मैंगनेट बन गया उसको हम लोग एसिडिक मीडियम से पास करा देंगे। जैसे वो है ना, अगर उसको मैं आयनिक फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, MnO4 2K+, तो इस पे 2 माइनस आ जाएगा ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, वही मैंगनेट आयन हुआ, मैंगनेट, ये आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ और क्या। इसको हम लोग एसिडिक मीडियम से पास करा दिए। अब एसिड H+ लिख दिए, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब हो सकता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 माइनस। अब जैसे यहाँ पे पोटेशियम लिया हुआ है तो यहाँ पे पोटेशियम रहेगा, तो KMnO4 हो जाएगा, है ना, मैंगनेट पर मैंगनेट, और प्लस MnO2 और प्लस 2 वाटर। ठीक है, तो ये जो है वो आपका हो गया पर मैंगनेट, पर मैंगनेट। अब पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम पर मैंगनेट, यही हुआ उसका प्रिपरेशन। ये आयनिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आप ऐसे लिखना चाहें, K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट हो गया, इसको हम लोग HCl से पास करा दिए, एसिडिक मीडियम हो गया तो क्या हो जाएगा, तो बस यहाँ पे प्रोडक्ट में जो है ये KMnO4 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रिपरेशन की बात हो गई, किसका, पोटेशियम KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट का। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। इसके बाद इसका ये भी है, कमर्शियल प्रोसेस है, मगर वो आता नहीं है, इसलिए उसकी ज़रूरत हम लोगों को है भी नहीं है एक्चुअली, तो उसको हम लोग रहने दे सकते हैं। प्रिपरेशन में ये काफ़ी है। ऐसे कमर्शियल लेवल पे यानी लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह ये यूज़ करके करते हैं, मगर वो आता भी नहीं है एग्ज़ाम्स में, अभी फ़िलहाल ज़रूरत है भी नहीं उसकी, और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन एक मेथड काफ़ी है और वो भी आता नहीं है इसलिए। तो KMnO4 और अब जैसे देखिए KMnO4 हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े हैं और K2Cr2O7 ये भी पढ़े हैं। इन दोनों को हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, कैसे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया था ना। तो KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पढ़े भी है ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में भी ये बहुत सारे जगहों पे एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये सब जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक मीडियम में भी यूज़ होता है, बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम भी बोल सकते हैं, उसमें भी यूज़ होता है। कुछ कुछ जो है उसमें न्यूट्रल मीडियम में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी ये यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, इसका देखते हैं KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। ठीक है, KMnO4 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अगर, अब जैसे कि 10, एक मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूँ,
2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है ये बन रहा है, ठीक है, प्लस 5I2। अब यहाँ पे देखिए ये एसिडिक मीडियम हो गया, तो ये जो KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है ये किस मीडियम में हम लोग बोल रहे हैं? एसिडिक मीडियम में बोल रहे हैं, है ना, एसिडिक मीडियम में। तो इस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन क्या हो रहा है? I माइनस यानी कि आयोडाइड आयन, ठीक है, I माइनस यानी आयोडाइड आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 में। तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जो चार्ज है आयन है इसलिए, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का यहाँ पर कितना है? 0। तो -1 से 0 हो गया, इसका मतलब बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो कौन कराया? KMnO4। तो KMnO4 जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इस तरह से जैसे एसिडिक मीडियम में दिए, वैसे ही बेसिक मीडियम में भी एग्जाम्पल है, वैसे ही न्यूट्रल मीडियम में भी है। तो एक दो रिएक्शंस केवल याद रखना है जो ऑलरेडी मैंने लिख करके दिया हुआ है, एक दो रिएक्शंस केवल याद रखेंगे एसिडिक मीडियम का, बेसिक मीडियम का। सब में अब ऑक्सीडेशन जैसे देख रहे हैं तो क्या देखेंगे हम लोग कि कहीं पे या तो ऑक्सीजन ऐड हो गया है या तो फिर किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ गया है। तो दोनों ही केस में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन बिहेवियर हुआ, ठीक है। तो ये चीज़, ये ध्यान रखना हम लोग को, है ना। वैसे न्यूट्रल मीडियम में तो 2MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम में कर रहे हैं, वाटर डाले हैं और यहाँ पे I माइनस है, आयोडाइड आयन। तो इसमें ये कन्वर्ट क्या हो गया? तो 2MnO2, ठीक है, प्लस 2OH माइनस और फिर प्लस IO3 माइनस, इसको आयोडेट आयन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। यहाँ पे कितना है? तो निकाल लेंगे, इसका x मान लिए, इसका -2 × 3 -6 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है? -1। तो x इक्वल्स टू 6 -1 यानी कि +5। तो देखिए आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 से बढ़ के कितना हो गया? +5। +5 हो गया यानी कि क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूट्रल मीडियम की बात हो गई, ये जो है वो किस में हो गया? न्यूट्रल मीडियम में हो गया। तो एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, इस तरह से हम लोग आराम से कर सकते हैं। अल्कलाइन मीडियम में भी ये एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग रिएक्शंस वगैरह आराम से देख लेंगे, कुछ कुछ एक दो चीज़ याद रख लेंगे तो हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि F ब्लॉक, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो D के अंदर है ये, इसलिए इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। F इसमें दो, एक 4F सीरीज, एक 5F सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में आएगा तो 4F सीरीज था F ब्लॉक में, और ये 5F सीरीज, इसको लेंथेनॉइड्स कहते हैं, इसको हम लोग एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो F ब्लॉक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे है। तो यहाँ पे मोर और लेस जैसा हम लोग उधर पढ़े हैं जस्ट वैसे ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर है, जनरली आता नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कुछ एक्टिनॉइड्स जो है, जैसे ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में बता चुका हूँ। तो एक्टिनॉइड्स का जो केमिस्ट्री होता है, एक्टिनॉइड्स यानी ये वाला है ना, उसका केमिस्ट्री और टफ होता है, उसके बारे में हम लोग कम ही जानते हैं, कम ही पढ़े हैं। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है ना। तो एक्टिनॉइड्स आर कॉम्प्लिकेटेड, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं इसका केमिस्ट्री बहुत कम हम लोग जानते हैं, कम नोन है। क्यों कम नोन है? तो पहला तो इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत सारा होता है, वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी बहुत तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन? एक्टिनॉइड्स वगैरह। तो उसके कारण से भी क्या होगा कि हम लोगों को उसको स्टडी करने में दिक्कत होगी। और दूसरा, ये सब ज़्यादातर जो है वो सब रेडियो एक्टिव ही होते हैं। रेडियो एक्टिव होने से क्या होता है,
उसका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी कि वो बहुत थोड़े देर के लिए ही रह पाता है। लाइफ स्पैन वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है और फिर वो टूट जाता है। अब जब हम वो कोई एटम लेंगे स्टडी करने के लिए, वो टूट करके कुछ और चीज़ बना देगा। तो यही हुआ कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है, इस रेडियो एक्टिव, हाईली रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री को कम जान पाए हैं और कम उसके बारे में हम लोगों को पता भी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बाकी ट्रेंड वगैरह जैसे लेंथेनॉइड्स में पढ़े हैं वैसे ही एक्टिनॉइड्स में भी है। लेंथेनॉइड में हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, यही बात है। ठीक है, तो अब जैसे कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक या आयनिक साइज अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे भी वही बात है। कैसे? तो ओवरऑल डिक्रीज होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज। एटॉमिक एंड आयनिक साइज बोल दें या रेडियस बोल दें, एक ही बात है। फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, ठीक है, फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेशियम इज ड्यू टू, क्या पढ़े थे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मैं बता चुका हूँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते ओवरऑल साइज जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़े हुए हैं कि अंदर का 4F D ये सब का बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, इसी रीज़न से मैंने बताया भी था जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज, है ना, ये मैं बता चुका हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। ठीक है, जनरली लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो होता है, जो भी लैंथेनॉइड्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाँ, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इन दोनों का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर है। तो +3 जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक तरह से ये लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का कॉमन बिहेवियर भी हो गया। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख लेते हैं जल्दी से। ये सब याद थोड़ा सा करना है, मेन पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है, नोट्स भी दिया हुआ है उसका, तो उसमें थोड़ा सा देख भी लेना है। ठीक है, तो मेन सब क्या है, पहला चीज़ कि सभी जो है वो सिल्वरी वाइट होता है। सभी क्या है, सिल्वरी वाइट, सिल्वर की तरह वाइट होता है। ठीक है, सिल्वरी वाइट होता है। सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट, ये सब जो है वो सॉफ्ट मेटल्स होता है। ठीक है, अच्छा, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, हार्डनेस जो है वो भी बढ़ता है। ठीक है, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सभी जो है वो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दोनों का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, ज़्यादातर जो लेंथेनॉइड्स, ये Ln मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, लेंथेनॉइड्स के लिए। ये Ln कोई एलिमेंट नहीं हुआ, लेंथेनॉइड जो सीरीज़ है उसके लिए लिख रहा हूँ। तो Ln जनरली मैं बताया कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और ये सब जो है वो जनरली क्या होता है, कलर्ड होता है। ठीक, तो ये भी एक कॉमन बिहेवियर हो गया इसका। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स जो है वो कलर्ड होता है मेनली। ठीक है, बोथ सॉलिड स्टेट में भी, एक्वस सॉल्यूशन में भी। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे उधर डी ट्रांजिशन पढ़े थे, तो ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FF ट्रांजिशन हो जाएगा। वहाँ डी ट्रांजिशन था ना डी ब्लॉक वाले में, यहाँ पे क्या होगा, FF ट्रांजिशन होगा। तो कलर का रीज़न क्या है, FF ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ पे जैसे लेंथेनम एक एलिमेंट हो गया, ये लेंथेनॉइड्स बोल रहे हैं, पूरा सीरीज के लिए बोल रहे हैं। तो लेंथेनम 3+, ठीक है, और ल्यूटेशियम 3+, ये दोनों लेकिन जो है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक, कलरलेस क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे FF ट्रांजिशन
नहीं होगा, इसलिए FF ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे DD ट्रांजिशन में पढ़े थे कि D0 और D10 अगर होगा तो DD ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल है। उसी तरह से F0 यानी F में कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है और F अगर 14 है यानी फुलफिल्ड है, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा? नो FF ट्रांजिशन, कोई FF ट्रांजिशन नहीं होगा। और FF ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या होगा? कलरलेस होगा। समझे? जैसे वहाँ पे था ना DD ट्रांजिशन नहीं हुआ तो कलरलेस होगा, वैसे ही यहाँ पे भी ये कलरलेस बोलें या वाइट बोलें, एक ही बात है। ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, ये दोनों कलरलेस है क्योंकि FF ट्रांजिशन नहीं है। F0 हो या F14 हो, तो अगर F में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होगा तो FF ट्रांजिशन कैसे होगा? अगर F में सारा ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड है तो एक F से दूसरे F में कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो वहाँ पे भी FF ट्रांजिशन नहीं होगा और इसलिए वो जो है वो कलरलेस होगा। ठीक है, ये बात हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है ना। इसके बाद कुछ रिएक्शन का मैंने एक फिगर टाइप से बना करके दिया हुआ है कि लैंथेनम क्या क्या चीज़ से कैसे रिएक्शन करके क्या बनाएगा शॉर्ट में, वो थोड़ा सा हम लोग को देख लेना है। ठीक है, तो इसमें जैसे एक बना हुआ है आपका लैंथेनम जो है, लैंथेनम ऑक्सीजन से, अब Ln मैं लिख रहा हूँ मतलब लैंथेनॉइड्स, पूरा एलिमेंट के लिए एक जनरल सिंबल डाल रहा हूँ, लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो इस फॉर्मूला का लैंथेनॉइड ऑक्साइड बनाता है। अगर सल्फर से कंबाइन करेगा, ठीक है, अगर ऑक्सीजन से किया तो ये, अगर सल्फर से कंबाइन करता है, हीट करते हैं तो वो सल्फाइड बनाता है। इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो नाइट्राइड बनाता है ना, ये इस तरह से। कार्बन से करता है तो कार्बाइड बनाता है। वाटर से करता है तो इस तरह से हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। हैलोजन से करता है तो हैलाइड बनाता है, इस फॉर्मूला। यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, यूजेस में याद रखना है कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एलॉय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिश मेटल। तो मिश मेटल एलॉय वो बनाते हैं और इसको जो है वो बंदूक का गोली वगैरह ये सब जो है वो बनाने में भी यूज़ होता है मिश मेटल। ठीक है, तो ये हो गया यूजेस, मेन यूज़ में यही है। बाकी ग्लास वगैरह भी कुछ कुछ बनाते हैं, क्रूक्स लेंस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए यहाँ पे। एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स अभी मैंने बताया कि उसका जो है केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है स्टडी करना, रेडियो एक्टिव होता है ना, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है, इसलिए हम लोग उसको कम पढ़ पाते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सेम वैसे ही जो है, तुम देखो एक्टिनॉइड सारे जो है वो सिल्वरी वाइट, सेम वैसे ही सारे वैसे ही होते हैं और कोई एक्शन उन पर नहीं होता है। अरे आ रहा है वीडियो, उसको कर दो, ठीक, देख लो। सभी जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि इसमें तो जो है लास्ट वाला 5F में आएगा तो अंदर में जो D और 4F वगैरह सब होगा उसका और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा। इसमें तो लास्ट ना 4F है तो अंदर में तो 3D वगैरह है, जिसके चलते उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा इससे तो ज़्यादा रहता है। इस रीजन से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा इससे कम तुलना में बड़ा रहेगा, ये मतलब हुआ। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वैसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। एप्लीकेशंस में कुछ यूज़ याद रख लेना है, जैसे TiO, इसको हम लोग पिगमेंट इंडस्ट्रीज़ में कुछ कलर टाइप का पिगमेंट वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। MnO2 को हम लोग ड्राई बैटरी में ड्राई सेल्स पढ़े थे उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉपर को, सिल्वर, गोल्ड को, ये सब को कॉइन्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। मैंने बताया भी था कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं इन सब को, क्योंकि कॉइन्स यानी कि सिक्का वगैरह बनाने में ये सब यूज़ होता था। तो ये सब चीज़ है सारा। ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पे हम लोग पढ़े ही हैं कि बहुत सारे एज ए कैटलिस्ट के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। एक कैटलिस्ट होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, उसको हम लोग लिखते हैं
CH3 ये, तो ये जो है वो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है। ये भी हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी खास करके यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बनाने में भी यूज़ करते हैं, है ना। एक पॉलीथीन का टाइप होता है हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो बनाने में यूज़ करते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को। तो इस तरह से ये सब बहुत सारे यूजेस है। हैबर्स प्रोसेस ये मैं बता ही चुका हूँ कि वो भी, उसका भी यूज़ है, ठीक है। निकल को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते ही हैं, PDCl2 को यूज़ करते हैं, AgBr को फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। जो पहले, आजकल तो डिजिटल हो गया, पहले जो रील वाला होता था उसमें ज़्यादातर यूज़ होता था AgBr का। तो जो यूजेस मैंने लिखवा दिया है वो यूजेस आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। इतना ही कुछ जानना था इस चैप्टर में, इसको थोड़ा याद कर लेना है, हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से D एंड F ब्लॉक एलिमेंट जो है वो खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।